सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। मैं अशोक मिश्रा आज के सेशन की शुरुआत करता हूं और आज के सेशन में हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाए थे आपको और आज जो हम डिस्कशन करेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर डिस्कशन करेंगे। तो सभी मित्र आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। आइए हम डिस्कशन करते हैं कौन से टॉपिक पर। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से अध्यक्षीय शासन प्रणाली। मैंने आपको कल इसका डिस्कशन किया था कि सरकार के दो प्रणाली होती हैं, सरकार के दो प्रकार होते हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली होती है जिसे संसदीय सरकार कहा जाता है या संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है, और दूसरा जो सरकार का प्रकार होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसे अध्यक्षीय सरकार या अध्यक्षीय लोकतंत्र कहा जाता है। और यही अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय सरकार को हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली को। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को एक नाम से और जाना जाता है, इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किसमें होता है? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है। अर्थात कार्यपालिका अपना काम करती है स्वतंत्र रूप से और विधायिका अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। अर्थात कार्यपालिका यहां स्वतंत्र होती है और विधायिका भी स्वतंत्र होती है, लेकिन दोनों पृथक पृथक काम करते हैं। कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता और कार्यपालिका जो भी काम करती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये सब मुख्य डिफरेंसेस हैं किसमें? अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। अर्थात कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता। क्या? जो कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता। अर्थात कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका जो भी काम करती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। लेकिन इनमें शक्तियों का पृथक्करण तो होता है। कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियां बटी होती हैं, लेकिन शक्तियां बटी होने के बावजूद भी इसमें कुछ संतुलन का भी काम किया जाता है ना। नियंत्रण और संतुलन भी बना रहता है। कैसा? इन दोनों में नियंत्रण और संतुलन भी बना रहता है। नियंत्रण एवं संतुलन भी होता है। संतुलन, नियंत्रण और संतुलन का मतलब क्या है? कि इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। मैंने आपको पहली लाइन बताया, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी। लेकिन इसमें नियंत्रण और संतुलन वो होता है कि अर्थात कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं, उनका अनुमोदन जो करती है वो कौन करती है? विधायिका या व्यवस्थापिका ही करती है। तो कौन करती है? मैंने आपको डिस्कशन में पीछे बताया है कि जो कार्यपालिका के सदस्य या इसी को हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य का जो अनुमोदन होता है, सदस्यों का अनुमोदन, कौन करती है? विधायिका करती है। विधायिका करती है ना। तो विधायिका या व्यवस्थापिका क्या करती है? जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, इन मंत्रिपरिषद के सदस्यों का अनुमोदन करती है।
तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, अर्थात वास्तविक प्रधान और संवैधानिक प्रधान जो होता है एक ही व्यक्ति में निहित होता है, वह होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपने अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन करता है, अर्थात राष्ट्रपति के स्वेच्छा पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जैसा चाहेगा ऐसा ही मंत्रिपरिषद होगा, अर्थात उसमें विधायिका का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य या कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति स्वेच्छा से चुनता है, जिसे योग्य समझता है उसी व्यक्ति को चुनता है। तो वहां शक्तियों का पृथक्करण होता है, विधायिका और कार्यपालिका से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद, शक्ति पृथक्करण के बावजूद, मैंने बताया कि इनके दोनों कार्यपालिका और विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन भी होता है। नियंत्रण और संतुलन का पहला उदाहरण यह होता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, चुनता है, उसका अनुमोदन जो करता है वो कौन करता है, विधायिका ही करती है। तो उसका अनुमोदन जो करेगी वो विधायिका करेगी। दूसरी चीज, विधायिका जो भी कानून बनाती है, विधायिका जो भी कानून बनाती है, जो भी कानून बनाती है, उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। अर्थात जब तक राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता। जो कानून विधायिका बनाएगी वो कानून पर अंतिम मोहर जो लगती है वो राष्ट्रपति की लगती है। अर्थात राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह विधि बनता है। तो यही दो कारण है कि जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बनाती है ना, शक्ति संतुलन बनाती है। इस प्रणाली में मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका एकल होती है। किस प्रणाली में? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका एकल होती है। कार्यपालिका कैसी होती है? एकल होती है। कार्यपालिका एकल होने का मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन में आपको बताया था कि एक होता है संवैधानिक प्रधान। संसदीय शासन प्रणाली में एक संवैधानिक प्रधान होता है। ये कौन सा होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। और दूसरा जो होता है वह होता है वास्तविक प्रधान। संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान संसदीय शासन प्रणाली में अलग अलग होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रधान के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, वास्तविक प्रधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली की चर्चा हो रही है तो संवैधानिक प्रधान और वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अर्थात दोनों एक व्यक्ति में निहित होता है, वह होता है राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। तो कार्यपालिका एकल होती है। कार्यपालिका एकल का मतलब जो संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान है दोनों एक ही व्यक्ति में निहित होता है, वह कौन होता है? राष्ट्रपति।
अर्थात संवैधानिक प्रधान और वास्तविक जो प्रधान है वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है ना। राष्ट्रपति जो चुना जाता है, कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसका जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से ना। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। वह अपनी जो राष्ट्रपति होगा वह अपनी मन पसंद का मंत्री परिषद गठित करता है, मंत्री परिषद गठित करता है। राष्ट्रपति अपनी मनपसंद के मंत्री परिषद का गठन करता है। आपको बताया जाता है, मैंने कल के सेशन में चर्चा किया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, का चुनाव जो होगा वो कब होता है? नवंबर में होता है। कब होता है? नवंबर में। नवंबर में चुनाव होता है। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है यह अपना जो शपथ लेता है वह कब लेता है? 20 जनवरी को लेता है। 20 जनवरी को लेता है। अर्थात नवंबर के से 20 जनवरी के बीच का जो समय होता है, राष्ट्रपति अपनी मनपसंद का मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है और यह अपने मनपसंद के लोगों को मंत्री बनाता है। इसके साथ साथ मैंने डिस्कशन में आपको बताया है पिछली क्लास में कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह लगभग 6000 नियुक्तियां कर सकता है, नियुक्तियां करता है। 6000 नियुक्तियां कर सकता है। इसीलिए आलोचना स्वरूप कहा जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति को, अमेरिकी मंत्रिपरिषद को आलोचना स्वरूप किचन कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। किसको? अमेरिकी मंत्रिपरिषद को किचन कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट कहा जाता है अमेरिकी मंत्रिपरिषद को, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मनपसंद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अमेरिका के मंत्रिपरिषद को, जो अमेरिका एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली है अर्थात अमेरिकी की जो शासन प्रणाली है उसे लूट घसोट शासन प्रणाली भी कहा जाता है। लूट घसोट शासन प्रणाली भी कहा जाता है। शासन प्रणाली, लूट घसोट शासन प्रणाली भी कहा जाता है। किसको? अमेरिकी जो शासन प्रणाली है उसको। तो अमेरिकी शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? घसोट शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो लूट घसोट शासन प्रणाली किसे कहा जाता है? अमेरिकी मंत्रिपरिषद को कहा जाता है। इसके साथ साथ यह कहा जाता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष में होता है ना। कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में होता है। इसके बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति को
महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में दर्ज है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वह केवल और केवल 2 बार होगा। कितनी बार होगा? केवल 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात कई बार बन सकता है, क्योंकि उसका उल्लेख ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल निभाया। उसके बाद उन्होंने स्वतः ही राष्ट्रपति का पद त्याग दिया था। तभी से परंपरा चली आ रही है। राजेंद्र प्रसाद के बाद अभी तक कोई राष्ट्रपति अभी दोबारा बना ही नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद उन्होंने ही परंपरा निभाई और उन्होंने 2 बार के बाद स्वतः ही अपना पद त्याग दिया। अर्थात तिबारा राष्ट्रपति बनने की स्वीकृति नहीं। तो ये सब किसके बारे में है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के प्रमुख चीजें क्या है? तो मैंने आपको बताया कि अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। अर्थात कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और विधायिका भी स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जो कार्यपालिका विधायिका अर्थात कार्यपालिका जो भी काम करती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जो अमेरिका का जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका एकल होती है। कार्यपालिका एकल का मतलब होता है जो संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान होता है, दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति में निहित होता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि शक्तियों का पृथक्करण होने के बावजूद इन दोनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन होता है। कैसा नियंत्रण और संतुलन होता है इसके बारे में मैंने डिस्कशन करते हुए बताया कि जो कार्यपालिका का सदस्य होता है या मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है उनका अनुमोदन जो करता है विधायिका करती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों का अनुमोदन जो करेगी वो विधायिका करेगी। जब तक अनुमोदन नहीं करेगी तब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी। और विधायिका जो भी कानून बनाती है जब तक अंतिम मोहर राष्ट्रपति का नहीं लग जाता तब तक वह विधि नहीं बन पाती। अर्थात इन्हीं दोनों माध्यमों से क्या किया जा सकता है, किया जाता है, अर्थात नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया जाता है। मैंने आपको ये चीजें बताई कि जो कार्यपालिका एकल कार्यपालिका होती है जिसमें संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो नवंबर माह में होता है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है वो 20 जनवरी को लेता है। अर्थात इसके बीच का जो समय होता है उस समय में अमेरिका का राष्ट्रपति अपने अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इसीलिए कहा जाता है अमेरिकी मंत्रिपरिषद को किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। और अमेरिकी मंत्रिपरिषद को लूट घसोट अमेरिकी शासन प्रणाली को अर्थात जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसी को एक नाम और दिया जाता है कि लूट घसोट शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति
अपनी मनपसंद के 6000 व्यक्तियों की नियुक्ति भी कर सकता है। मैंने आपको ये चीजें बताई कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है, अर्थात निश्चित समय। इसके बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। इस प्रकार देखा जाए तो यहां कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। अब आइए देखते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। क्या क्या विशेषताएं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की हैं? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पूर्णतः पृथक होती है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। अर्थात व्यवस्थापिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है। कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है और कार्यपालिका जो भी काम करती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो और दूसरी क्या विशेषता होती है? दूसरी विशेषता होती है कि कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। तो कार्यपालिका जो होती है वो निश्चित होती है। अर्थात देखा जाए अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ वो अमेरिका में हुआ। तो वहां जो अमेरिका राष्ट्रपति है वो 4 साल के लिए चुना जाता है। मैंने पीछे बताया कि इसके पहले उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है थोड़ा सा जटिल होती है। कार्यपालिका विभक्त नहीं होता। राष्ट्रपति में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों शक्तियां होती हैं ना। अर्थात जो कार्यपालिका होती है वो विभक्त नहीं होती। अर्थात देखा जाए तो वास्तविक प्रधान और संवैधानिक प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति में निहित होता है। यहां कार्यपालिका जो है एकल होती है, जिसकी चर्चा मैंने पीछे क्लास में अभी किया। तो कार्यपालिका कैसी होती है? एकल होती है, विभक्त नहीं होती। अर्थात राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और शासनाध्यक्ष भी होता है। अर्थात कार्यपालिका जो संवैधानिक शासन और वास्तविक शासन दोनों राष्ट्रपति में ही निहित होता है। यह इसकी विशेषता होती है। कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता ना। मैंने आपको बताया कि सरकार का जो अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष या वास्तविक दोनों प्रकार का शासन होता है। इसमें राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके साथ साथ जो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होता है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य अर्थात कार्यपालिका में भाग नहीं लेते थे। ये सब किसकी विशेषताएं हैं? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण क्या क्या हैं? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण हैं कि कार्यपालिका का अस्थायित्व होना, यह गुण होता है। अर्थात कार्यपालिका कैसी होती है? अस्थायी होती है। जितने समय के लिए चुनी जाती है उतने समय अपना काम करती है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है अस्थायी होती है। अर्थात उसका जो कार्यकाल होता है अस्थायी होता है। जब तक बहुमत में है तब तक है, और जब बहुमत में नहीं है तो क्या होगी? भंग हो जाएगी, दूसरी कार्यपालिका गठित होगी। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है? अस्थायित्व होती है। कार्यपालिका में अस्थायित्व होता है। दूसरा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वो संकट काल के लिए कैसा होता है? उपयुक्त होता है। इसमें निर्णय लेना आसान होता है। तो ये संकट काल के लिए कैसा होता है? उपयुक्त होता है।
जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना होती है। कैसी होती है? राष्ट्रीय एकता की भावना इसमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। अर्थात सत्ता का एक केंद्र होता है और सत्ता का एक केंद्र होने का कारण यह जो होता है इसमें राष्ट्रीय भावना होती है। अर्थात इसमें राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है इसमें दलबंदी जो होती है वो न्यूनतम होती है। अर्थात इसमें बहुदलीय प्रणाली बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसमें दलबंदी जो होती है वो न्यूनतम होती है। इसके साथ साथ इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तो ये सब किसके बारे में है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण क्या क्या हैं? कि कार्यपालिका में अस्थायित्व होता है, यह संकट काल के लिए उपयुक्त होता है, यह दलबंदी की न्यूनतम प्रभाव होता है। इसमें दलबंदी का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना होती है। किसमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कैसा होता है? राष्ट्रीय एकता की भावना देखने को मिलती है। ये रहा गुण। बात आती है जब गुण की करें तो दोष भी जानना बहुत जरूरी होता है। ये हर लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोष क्या क्या है? कि जो न्यायपालिका के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का महत्व क्षीण हो जाता है। अर्थात यहां न्यायपालिका कैसी होती है? कठोर होती है। और न्यायपालिका के कारण जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका का महत्व कैसा हो जाता है? क्षीण हो जाता है, महत्व नहीं रह जाता। अर्थात न्यायपालिका जब चाहे तो यहां शासकों की स्वेच्छाचारी होने का खतरा रहता है। अर्थात जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति तानाशाह होने का डर बना रहता है। स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है जो राष्ट्राध्यक्ष है अपने मनमानी का भी काम कर सकता है, अर्थात निरंकुश हो सकता है, यह खतरा बना रहता है। तीसरा, इसमें लचीलेपन का अभाव होता है। अर्थात जिस फ्रेम में बना है वैसे ही काम करेगा। अर्थात इसमें लचीला परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात यह कठोर होती है। और इसमें लचीलेपन की भावना नहीं होती है, अर्थात यह जिस फ्रेम पर काम करती है उसी पर काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी। अर्थात इसमें समय के साथ परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात यह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। इसका उत्तरदायित्व का प्रभाव होता है, अभाव होता है। इसमें उत्तरदायित्व का क्या होता है? अभाव ना। अर्थात उत्तरदायित्व का अभाव का मतलब है जैसे संसदीय शासन प्रणाली में आपने देखा कि कार्यपालिका जो भी काम करती है विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहां जो कार्यपालिका होती है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें उत्तरदायित्व की भावना कम होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। इसके साथ साथ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गतिरोध की संभावना होती है। गतिरोध की संभावना यह होती है कि कार्यपालिका अपना काम करती है, वो सोचती है हम न डिगे और व्यवस्थापिका सोचती है हम न डिगे। इसीलिए इसमें गतिरोध की स्थिति पैदा रहती है, गतिरोध बना रहता है, विरोध बना रहता है। तो ये सब कैसे हैं? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष माने जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ किन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली प्रचलित है आपके सामने है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, यूएसए में। तो अध्यक्षीय आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जननी कौन है, अर्थात जन्म कहां हुआ? तो अमेरिका में ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ। जैसे मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसका जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में कब हुआ? 1688 की गौरवपूर्ण के क्रांति के पश्चात संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में हुआ। ऐसे ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ
वो 1776 ईस्वी में जो अमेरिकी क्रांति हुई और उसी अमेरिकी क्रांति के पश्चात जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, अर्थात जन्म कहां हुआ, तो अमेरिका में हुआ। इसीलिए यहां लिखा गया है कि सर्वप्रथम कहां हुआ, तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहां कहां पाई जाती है आपके सामने है, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब कहां पाई जाती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में ये सारे डिस्कशन आपके सामने रहे। यहां से वनडे एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई सिविल लेवल का कोई एग्जाम हो सिविल का, उसमें इन सब चैप्टरों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष के बारे में पूछा जाता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं पूछी जाती हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण पूछे जाते हैं और किस देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली प्रचलित होती है उस पर भी डिस्कशन किया जाता है ना। तो एक बार हम 2 मिनट में रिवीजन कर ले। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अध्यक्षीय सरकार, अध्यक्षीय लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। कार्यपालिका यहां स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका अपने मन मुताबिक सदस्यों का अर्थात मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करती है। कार्यपालिका एकल होती है, अर्थात संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति में निहित होता है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि ये संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और जो राष्ट्रपति होता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। लेकिन इसके बावजूद, शक्ति पृथक्करण के बावजूद, कार्यपालिका और विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन होता है। कार्यपालिका के सदस्यों का अनुमोदन कौन करती है, विधायिका करती है। और विधायिका जो भी कानून बनाती है उस पर अंतिम स्वीकृति किसकी आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की आवश्यक होती है। अर्थात यह नियंत्रण और संतुलन भी कार्यपालिका और विधायिका स्थापित करती हैं। मैंने आपको बताया कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें संवैधानिक और वास्तविक प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति में निहित होता है, जो राष्ट्रपति होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह नवंबर माह में चुना जाता है और इसकी जो शपथ होता है 20 जनवरी को होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इसके बीच में अपने मनपसंद के मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो होता है वह 6000 नियुक्तियां कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के मंत्रिपरिषद को किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। इसे लूट घसोट प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी विशेषताओं पर मैंने डिस्कशन किया, आपको पीछे बताया है कि व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पूर्णतः पृथक होती है। कार्यपालिका के कार्यकाल निश्चित होता है, कार्यपालिका विभक्त नहीं होती, अर्थात जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो होता है विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति पर होता है। व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भाग नहीं लेते, कार्यपालिका में भाग नहीं लेते। ये सब किसके बारे में है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण क्या क्या हैं, तो कार्यपालिका कैसा होता है, अस्थायित्व होता है, अर्थात एक निश्चित समय के लिए कार्यपालिका का गठन किया जाता है। यह संकट काल के लिए उपयुक्त होता है, इसमें दलबंदी की न्यूनतम प्रभाव होता है और जो यह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना देखने को मिलती है क्योंकि शक्ति का एक केंद्र होता है। ये सब क्या है, गुण। दोष के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें जो न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के महत्व को महत्व क्षीण हो जाता है कि अर्थात न्यायपालिका के कारण जो होती है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का महत्व क्षीण हो जाता है।
शासकों की स्वेच्छाचारिता होने का खतरा रहता है, अर्थात यहाँ जो शासक होता है, राष्ट्रपति होता है, उसे तानाशाह होने का भय बना रहता है। इसमें लचीलेपन का अभाव होता है, यह उसमें उत्तरदायित्व का अभाव देखने को मिलता है। और इसमें और क्या है कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध बना रहता है। ये सब क्या है, ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष माने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ अमेरिका में हुआ, तो कहां कहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है ये आपके सामने है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी संस्था का हमारा सहयोग करें। ऐसे ही नए नए एपिसोड में हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।